हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 3 जुलाई 2025 और दिन है गुरुवार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजन आईएएस की मई मंथ की मैगजीन को। दोस्तों, इससे पहले हमने इस मैगजीन के 3 सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 3 लेक्चर्स हमने इससे पहले अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर लेक्चर्स को देखें, और अगर आपको वे पसंद आते हैं तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत हमने लगभग 15-20 दिन पहले की थी और आपका रिस्पांस भी अच्छा रहा, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे मई मंथ का जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उसको। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? साइंस, ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। दोस्तों, आज हम पहले इस टॉपिक को नहीं देखेंगे, बल्कि इससे जो अगला टॉपिक है उसको देखेंगे, क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान भी है। इसलिए हम सबसे पहले इसी टॉपिक को देख लेते हैं। कहाँ पे चला गया? ये रहा। तो टॉपिक दिया गया है आपका डीप फेक। सबसे पहले आपको जो ये वर्ड है इसी का पता होना चाहिए कि डीप फेक होता क्या है। डीप फेक क्या होता है कि एक ऐसा वीडियो या फोटो वीडियो या ऐसी ऑडियो जो कि हमें असली प्रतीत होती है, लेकिन वो एआई द्वारा बनाई गई होती है। यानी कि जो हम वीडियो, फोटो या ऑडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो होती तो नकली है, लेकिन हमें वो कैसे प्रतीत होती है कि यही वीडियो असली है। जैसे कि फिलहाल ट्रेंड चला था जिबली आर्ट का, उसमें आपने भी फोटो बनाई होगी, तो वो क्या थी? डीप फेक थी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की फोटो, किसी व्यक्ति की वीडियो जो होती है, वो असली वीडियो से हम क्या कर देते हैं? नकली वीडियो बना दी जाती है हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डीप फेक। ये सुर्खियों में क्यों रहा था डीप फेक? सबसे पहले हम बताएं कि ये खबर सुर्खियों में क्यों रही थी। क्योंकि जो अमेरिका है, उसने टेक इट डाउन नाम का एक एक्ट पास किया था, एक्ट लागू किया था, टेक इट डाउन, जिसका उद्देश्य क्या था? जो डीप फेक जैसी हानिकारक तकनीक है उस पर रोक लगाना इस कानून का उद्देश्य था। आई थिंक डीप फेक आपको समझ आ गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ। इसमें जो व्यक्ति की असली वीडियो, असली ऑडियो या वीडियो, फोटो या ऑडियो होती है, उसको वास्तविक प्रतीत होती है उसको नकली बना दिया जाता है। किसके जरिए? एआई के द्वारा। इसमें वास्तविक और जो नकली कंटेंट के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि भाई साफ सिंपल बात है, किसी भी व्यक्ति की वीडियो हो चाहे फोटो हो, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नकली फोटो में। किसके द्वारा? एआई की हेल्प से। और जो जिबली आर्ट चली थी वो भी एक डीप फेक का उदाहरण है। फिर आगे बात करें, डीप फेक वीडियो बनाने के लिए कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है? डीप लर्निंग तकनीक्स का यूज किया जाता है। यानी कि डीप लर्निंग तकनीक क्या है? यह एक मशीन लर्निंग का भाग है जो खुद एआई का हिस्सा है। देखो, जो आप किसी की नकली फोटो या वीडियो बना रहे हो, वो किस तकनीक के जरिए बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है डीप लर्निंग तकनीक के जरिए। और जो डीप लर्निंग तकनीक है वो मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, जो खुद एआई से द्वारा संचालित की जाती है। यानी कि जो मशीन लर्निंग है वह भी एआई द्वारा संचालित की जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो हमने देख लिया कि डीप फेक होता क्या है और डीप फेक कैसे बनाया जाता है। यानी कि मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग तकनीक है, उससे ये वीडियो या ऑडियो बनाई जाती हैं। अब डीप फेक से संभावित उपयोग है, यानी कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। पॉजिटिव उपयोग की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला हम मनोरंजन जगत में, एंटरटेनमेंट, यानी कि फिल्मों में हम क्रिएटिव इफेक्ट्स लागू करने के लिए डीप फेक का उपयोग कर सकते हैं। आप फिल्मों में देखोगे कि कई इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको वास्तविक रूप में कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम इस तकनीक के जरिए, यानी कि क्रिएटिव जनरेटिव एआई की मदद से हम उसको कर सकते हैं। वो होता तो नकली है, लेकिन वो हमें वास्तविक यानी कि असली प्रतीत दिखाई देता है। इसके अलावा ई कॉमर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ग्राहक जो होता है वो कपड़ों को वर्चुअली आजमा कर पसंद कर सकते हैं, यानी कि हम उनको पहने नहीं, बल्कि एआई की मदद से ये देख लें कि भाई ये हम पर कैसा जचेगा या कैसा लगेगा। तो इस वे में भी डीप फेक का यूज हो सकता है। अगला है संचार में, यानी कि अगर कोई आपको टेक्स्ट दे दिया, आप देखोगे कि भाई आपको पंजाबी समझ नहीं आती, तो आप क्या करोगे? टेक्स्ट को कॉपी कर लोगे और उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? जो भाषा आपको पसंद आती है, जो भाषा आपको समझ आती है, सॉरी, ठीक है। तो डीप फेक का कहाँ पर उपयोग हो सकता है? संचार में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद क्या बताया गया कि डीप फेक का विनियमन, यानी कि डीप फेक से जुड़े कानून
क्या हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डीप फेक के लिए कोई खास कानून नहीं है, यानी मतलब कि भारत में डीप फेक से रिलेटेड कोई भी कानून आज तक नहीं बना है, कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि कुछ मौजूद कानून है जिनके द्वारा हम सिविल या आपराधिक मामलों के जरिए केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीप फेक से जुड़े कानून के बारे में बात होगी भारत में। तो आपको समझ आ गया कि भारत में कोई विशेष कानून नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो जो ईयू है यानी कि यूरोपियन यूनियन, उसमें एक एआई एक्ट है। और जो ये एक्ट है वो किसके लिए है, भरोसेमंद एआई सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोगों का विश्वास एआई पर बने रहे कि भाई इसका गलत उपयोग यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर कोई गलत यूज करता है तो उसके ऊपर इस एआई एक्ट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम अगर इटली की बात करें तो इटली में क्या है, एक संविधान और सिविल कोड के जरिए क्या किया जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के नाम और इमेज के अनाधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है। यानी कि इटली का जो संविधान और उस जो सिविल कोड है उसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है कि भाई अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति की पहचान का उपयोग करता है, उसकी इमेज का उपयोग करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना इटली में प्रतिबंधित है इस कानून के तहत। इसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए के जो 23 राज्य हैं, लगभग 23 राज्यों ने सितंबर 2024 तक डीप फेक के ऊपर कानून बना दिए गए हैं। और अन्य देशों में भी इसी तरह कानून बनाए जा रहे हैं जो कि भविष्य में स्पष्ट रूप से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सिंपल बात हमने समझ लिया कि डीप फेक होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, पॉजिटिव इसके लिए कानून कहाँ पर है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ अगर आपको ना समझ आया हो तो। डीप फेक देखो क्या होता है, सबसे पहले सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि जो अमेरिका है, यूएसए है, उसने डीप फेक के लिए एक कानून पास किया था जिसका नाम था टेक इट डाउन एक्ट, ताकि डीप फेक का गलत उपयोग न किया जा सके। डीप फेक होता क्या है कि भाई एक किसी अगर हम किसी व्यक्ति की वीडियो, फोटो या उसकी ऑडियो को नकली रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीप फेक बोलते हैं। यानी कि किसी का हमने चेहरा बदल दिया, हाव भाव या यानी कि एक्सप्रेशन बदल दिए, उसकी नकली आवाज़ बना दी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीप फेक। भारत में इससे जुड़े कोई कानून है नहीं। डीप फेक से जुड़े वैश्विक स्तर पर कुछ कानून हैं जो कि हमने देख लिए, इटली में है, ईयू में है, और यूएसए के कुछ देशों ने भी कानून बना लिए हैं। इसका डीप फेक का कुछ पॉजिटिव यूज भी हो सकता है मनोरंजन जगत में, ई कॉमर्स में और संचार में इसका पॉजिटिव उपयोग हो सकता है। अब हम देखेंगे कि भाई ये तो हमने देख लिया डीप फेक क्या है। अब देखेंगे डीप फेक में शामिल प्रौद्योगिकी यानी कि डीप फेक में शामिल टेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले बताया कि ऑटो एनकोडर। ऑटो एनकोडर क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है जिसका क्या काम होता है कि ये इनपुट को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसी एक, सॉरी, हाँ, ऑटो एनकोडर का क्या काम होता है कि भैया आपसे इनपुट लेगा, यानी कि आपकी या तो फोटो ले लेगा या वीडियो ले लेगा, और उसको लेकर एक दूसरे रूप में बदल देता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो एनकोडर। ठीक है भाई, मान लो आपने एक फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसी टुकड़ों को जोड़ दिया, ये ऑटो एनकोडर का काम होता है। ठीक है, आपने बहुत सारी इमेज लिया, आपने कहा कि भाई इन सारी इमेज से मिलकर एक इमेज बनाओ, तो ये क्या कहलाता है, ऑटो एनकोडर। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक यूज होती है वो है जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क यानी कि GAN। इसमें दो दो नेटवर्क यानी दो मशीन लर्निंग नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जो कि पहला है जनरेटर और दूसरा है एडवर्सरी। इसको आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। देखो, जनरेटर का क्या काम होता है, जनरेटर क्या करता है, एक नकली फोटो या वीडियो बनाता है जो असली जैसे लगते हैं। यानी कि आपने वही इनपुट डाला, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, आपने इनपुट दिया, आपने क्या बोला कि भाई हाँ एक महिला का चित्र बनाओ जो मशीन पर काम कर रही है। तो जनरेटर क्या करेगा, उस महिला की वीडियो बना देगा या फोटो बना देगा। जो, चलो मान ले जनरेटर ने वीडियो बना दी और वीडियो में क्या शो हो रहा है कि एक महिला कपड़े सिल रही है और मशीन को चला रही है। ठीक है, तो ये जनरेटर ने अपना काम कर दिया, आपने इनपुट दिया कि हाँ भाई मेरे को ऐसी इमेज चाहिए, जनरेटर ने वो वीडियो बना के दे दी। अब आपने देखा कि उस वीडियो में क्या काम हो रहा है कि जो मशीन आगे की तरफ चलनी चाहिए यानी क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, वो कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये वीडियो गलत बना दी, यानी कि इसमें कुछ कमी है। फिर आपने दोबारा लिखा कि हाँ भाई ये क्लॉकवाइज नहीं चल रही, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये क्या, किसका काम हो गया, एडवर्सरी का। यानी कि जनरेटर ने तो वीडियो जनरेट करके दे दी, अब एडवर्सरी क्या करेगा, एडवर्सरी उसमें क्या ढूंढेगा, कमी ढूंढेगा कि हाँ भाई इस वीडियो में या इस फोटो में क्या कमी है जिससे ये लग रहा है कि ये फोटो असली नहीं है। तो एडवर्सरी क्या करेगा, नकली तत्वों का पता लगाएगा, यानी कि उसमें जो फोटो में कमी है वो पता लगाएगा और दोबारा
इस कमी को जनरेटर को बता देगा और जनरेटर क्या करेगा, फिर से उस वीडियो को ठीक करके दे देगा। देखो साफ सिंपल बात है, आपने टाइप किया कि हाँ भाई मेरे को एक महिला जो कपड़े सिल रही है उसकी फोटो चाहिए, ठीक है। जनरेटर ने क्या किया, एक वीडियो जनरेट करके दे दी। महिला उसमें मशीन चला रही, लेकिन आपने देखा कि मशीन वो एंटी क्लॉकवाइज चला रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसका ऐसे उपयोग नहीं किया जाता। फिर एडवर्सरी क्या करेगा, एडवर्सरी जनरेटर को बताएगा कि हाँ भाई ये वीडियो गलत बना दिया आपने, इसमें कुछ कमी है, आप इस कमी को ठीक करो। तो एडवर्सरी जब जनरेटर को बताएगा तो जनरेटर दोबारा एक और वीडियो बना के देगा जिसमें वो मशीन है सीधी चल रही होगी, ठीक है। तो यही काम था एडवर्सरी नकली तत्वों का पता लगाता है जनरेटर, कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसके हिसाब से डाटा पब्लिश करता है, यानी कि डाटा बना कर देता है, ठीक है। तो ये काम थे। एडवर्सरी बार बार उसको भेजता रहेगा जब तक वो वीडियो ऐसे ना दिखने लग जाए कि भाई ये नकली वीडियो नहीं है। ओके, तो यही दिया है कि नकली डाटा को पहले नेटवर्क में वापस भेजता है ताकि नया डाटा बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। देखो ये एरो यहाँ से आई हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई एडवर्सरी है ना, जो नकली डाटा उसको दोबारा जनरेटर के पास भेजेगा और जनरेटर क्या करेगा, दोबारा से एक वीडियो बनाकर यानी कि नया डाटा दे देगा। एडवर्सरी फिर से उसको देखेगा, अगर उसको कोई कमी नहीं लगती तो वो आपके पास भेज दिया जाएगा। तो यही टेक्निक थी, ठीक है, जनरेटर और एनकोडर, ये एडवर्सरी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जो हमारी वीडियो है दोस्तों वो सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह से यूट्यूब पर शो नहीं हो रही है। जब हम सर्च करते हैं कि विजन आईएएस की हिंदी मैगजीन का डिस्कशन शो करे तो हमारी वीडियोज कहीं भी नहीं आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो आई थिंक 50-60 व्यू आ रहे थे, और कल परसों वाली वीडियो पे कितने व्यूज़ गए हैं, लगभग 300 से 310 प्लस जा रहे हैं, 300 प्लस मान लो। तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का इतने कम दिन में, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम डीप डीप फेक से जुड़ी चिंताओं की तरफ। भैया आपने समझ लिया डीप फेक क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या बना सकते हैं। तो इससे जुड़ी चिंताएं क्या कि भाई डीप फेक का गलत उपयोग भी कुछ लोगों द्वारा किया जा सकता है, जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा डीप फेक का गलत उपयोग किया जा सकता है। तो डीप फेक से जुड़ी हम चिंताएं देखेंगे, क्या क्या चिंताएं हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भाई क्या हो सकता है, डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किस वे में हो सकता है कि भाई अफवाह फैलाने में, हिंसा भड़काने में, जांच को भटकाने में भाई डीप फेक का उपयोग हो सकता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। डीप फेक की मदद से बनाए गए जो फर्जी वीडियो होते हैं वो हिंसा को भड़का सकते हैं, जांच को, किसी जांच हो रही है उसको बाधित कर सकते हैं, और कई बार आरोपी क्या करता है, झूठे बहाने बनाकर खुद को दोष सिद्ध से बचा सकते हैं। यानी कि वो कह सकता है भाई मैं तो ये नहीं हूँ, क्या बोलते हैं अपराधी को, कि ये मैंने दोष नहीं किया है, ठीक है। वो अपने आप को झूठा साबित कर सकता है, हाँ भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और कोई भी आतंकवादी या अपराधी हो सकता है, वो फर्जी वीडियो बनाकर, इसको क्या बोलते हैं, निर्दोष बोलते हैं, सॉरी ठीक है। तो जो आरोपी या अपराधी होता है वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। उसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कम होना। भाई मान लो कहीं पर चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव के बीच क्या हुआ, एक फेक वीडियो अपलोड कर दी गई जिससे जनता को गुमराह कर दिया गया। तो इसमें क्या होगा, चुनाव में गलत सूचनाएं फैल जाएगी। तो डिफेक की मदद से हम कह सकते हैं कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास किया जा सकता है फर्जी वीडियो या जनता को गुमराह करके, यानी कि फर्जी वीडियो फैलाकर। फिर महिलाओं का शोषण। भाई ज्यादातर 2018 के बाद से लगभग देखा गया है कि 90 से 95% जो डिफेक वीडियो है वो बिना सहमति वाली पोर्नोग्राफी है, ठीक है। यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी फोटो या वीडियो का गलत उपयोग कर दिया जाता है और उनकी एक छोटी सी वीडियो जो पोर्नोग्राफी से संबंधित होती है ऐसी वीडियो बनाकर डाल दी जाती है, जिससे महिलाओं का शोषण भी होता है डी फेक के जरिए। इसमें महिलाओं का चेहरा होता है या उनकी बॉडी होता है, उसका अश्लील वीडियो बना दिया जाता है, और जो नॉर्मल यूजर होता है वो ये पहचान नहीं सकता कि ये वीडियो नकली है, क्योंकि डी फेक में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अपना ली जाती है जिससे बिल्कुल हमें पता नहीं लगता कि हाँ भाई ये नकली फोटो या वीडियो है। उसके अलावा साइबर बुलिंग और बदनामी। साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है, बदनामी मतलब डीफेक के द्वारा जो इमेज या वीडियो वो जनरेट की जाती है उसे झूठी अफवाह फैलाई जा सकती है, और किसी व्यक्ति की अगर वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि वो कुछ भी डिसीजन इस वे में ले सकता है। और ऐसी वीडियो तेजी से फैल भी जाती हैं बहुत जल्दी, आपने देखा भी होगा, जिससे व्यक्ति की जो इमेज है, प्रतिष्ठा है, यानी कि जो रेपुटेशन है वो धूमिल हो जाती है एक ही मिनट में। उसके अलावा है पहचान की चोरी। पहचान की चोरी भाई किस टाइप से, मान लो आप बैंक में जा रहे हो लेकिन कोई व्यक्ति आया, एआई की मदद से उसने आपके जो पहचान है उसको कॉपी कर लिया, बैंक अकाउंट है उसने एक्सेस कर लिया,
यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, किसकी मदद से, एआई की मदद से, डीप फेक की मदद से। किसी व्यक्ति की फर्जी पहचान या डॉक्यूमेंट्स बनाकर साइबर अपराधी किसी अन्य व्यक्ति की जगह खुद को पेश कर सकता है, या उस व्यक्ति का जो सिस्टम होता है उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस वे में पहचान की चोरी भी पॉसिबल है। दूसरा इसके अलावा क्या है, जागरूकता की कमी। भाई डीप फेक वीडियो चल रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई मोस्टली जो ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण लोग हैं, उसमें जो यूजर्स होते हैं, इंटरनेट यूजर्स होते हैं, वो या तो बड़े लोग, बूढ़े बड़े मतलब जवान लोग कह सकते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, जिनको नॉलेज कम है, और जो कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जिनको जागरूकता की कमी है, वो डीप फेक वीडियो का पता चलने के बाद भी क्या करते हैं, गलत सूचनाओं को प्रसार करने में सहायता कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये गलत सूचना है, और वो उस वीडियो या फोटो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या होता है, जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो हम सिंपल बात कह सकते हैं कि भाई लोगों में जागरूकता की कमी है, और जिसके कारण गलत सूचनाओं का प्रसार रोकना मुश्किल हो जाता है। और जो फर्जी कंटेंट होता है वो तेज़ी से तो फैल जाता है, और जो लोग होते हैं वो फर्जी कंटेंट को ही सच मान लेते हैं। फिर इसके अलावा है डिफेक्ट से जुड़ी। डिफेक्ट से निपटने के लिए अधिक निवेश की जरूरत है। भाई देखो, अगर कोई वीडियो बना रहा है, आपकी जो फर्जी वीडियो बना दी किसी की भी, वो उसके पास क्या होता है, उसके पास बहुत सारी एडवांस मशीनें होती है, एडवांस तकनीक होती है, एडवांस उसके पास सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको उससे निपटना है तो आपको उससे भी ज़्यादा एडवांस मशीन या जो एक्सेस के लिए वो चाहिए, सिस्टम चाहिए, वो महंगा चाहिए। इसके लिए आपको निवेश की ज़रूरत है, यानी कि विशेष मात्रा वाले डेटाबेस से निपटने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है आपको। भाई कोई आरोपी है, वो अगर आप सिस्टम इतने का लिया हुआ, तो आपको उससे एडवांस सिस्टम लाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ताकि इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके, यानी कि इन समस्याओं का निपटान हो सके। तो ये हमने चिंताएं देखी। एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ मैं। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि कोई भी अपराधी या आतंकवादी होता है, वो डीफेक के जरिए कुछ भी वीडियो जारी कर सकता है, जिससे लोगों के बीच हिंसा भड़क जाए। ठीक है, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैंने बता दिया, चुनाव के समय कुछ फर्जी वीडियो या कुछ गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। महिलाओं का शोषण होता है पोर्नोग्राफी के जरिए, या कुछ बहुत सारे अश्लील कंटेंट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देखते में व्यक्ति की साइबर बुलिंग, यानी कि उसकी जो रेपुटेशन होती है वो 1 मिनट में बिल्कुल डाउन आ जाती है, धूमिल हो जाती है। तो पहचान की चोरी भी अलग पॉइंट है, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर किसी व्यक्ति की पहचान लेकर हम उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। जागरूकता की कमी है लोगों में, लोग जागरूक नहीं है। जो गलत सूचनाएं होती हैं उन पर लोग एकदम विश्वास कर लेते हैं, तो ये भी एक कमी है, चुनौती है डिफेक्ट्स में। ठीक है, अब इसके अलावा डिफेक्ट से निपटने के लिए भारत में कुछ पहलें शुरू की गई हैं, उसको हमने देखना है। सबसे पहला है कानूनी प्रावधान, कि भाई भारत का जो आईटी एक्ट है वो क्या काम करता है, वो एआई के द्वारा जो भी कंटेंट उत्पन्न किया जाता है उस पर लागू होता है। कि भाई अगर वो कंटेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ है, किसी व्यक्ति की इमेज को डाउन करने के लिए जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है वो गलत है, तो आप इस एक्ट के माध्यम से भारत में कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि भारत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है कि भाई ये वीडियो किसने बनाई है, किसके द्वारा यह अश्लील या गंदा वीडियो जनरेट किया गया है। ठीक है भाई, साफ सिंपल बात है, भारत में आईटी एक्ट 2000 है, यानी कि अगर कोई डिफेक्ट कंटेंट के जरिए आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है आईटी रूल्स 2021, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, इसका क्या काम है, ये जो इंटरनेट पर बढ़ती नई समस्याएं जैसे डीफेक है, इसको काबू करने के लिए यह लाया गया था। इसके तहत क्या होता है, शिकायत के समाधान के लिए एक अपीलीय समिति का गठन किया जाता है। बहुत सारी अपीलीय समितियों का गठन किया जाता है, और ये समितियां क्या करती हैं, जो भी यूजर्स या जो पीड़ित होते हैं, जो ऑनलाइन अपील करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करती है। आया समझ? दोबारा बता देता हूँ, आईटी रूल्स 2021, इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपकी वीडियो या किसी आपने आपको नुकसान पहुंचा दिया गया डीफेक के जरिए, आप कहाँ जाओगे, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाओगे, आप शिकायत करोगे। इसके द्वारा सरकार क्या करती है, समितियों का गठन करती है। ये समिति आपके पास आपको कॉन्टैक्ट करती हैं, और जो आपकी समस्या है उसका समाधान कर देती हैं। इसके अलावा क्या किया गया है, भारत में संस्थागत पहल भी शुरू की गई है, जैसे CERT.in, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो कि डीफेक से जुड़े खतरों का समाधान करती है, और इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करती है कि भाई ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। साइबर व्यवस्था केंद्र का संचालन किया जाता है इसके द्वारा, और जो कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम, जो फाइनेंस सेक्टर होते हैं, इनका नेतृत्व भी इसके द्वारा
किया जाता है कि भाई साफ सिंपल सी बात है। ये आपको क्या बताती है, जो डिफेक्ट से जुड़े खतरे हैं उनके बारे में जागरूक करती है, और जो इससे जुड़े दिशा निर्देश हैं वो भी इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके अलावा आई4सी है जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्र है, सेंटर है, जो कि इनका निपटान त्वरित यानी कि बहुत ही जल्दी इनका निपटान कर देता है। आई4सी है एक केंद्र है जो सभी साइबर अपराधों से मिलकर प्रभावी ढंग से निपटता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं ताकि डीफेक के जरिए कोई भी यूजर नुकसान में न जाए। ठीक है, उसके अलावा है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। इसके तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो कि है 1930। इसको आपको भी याद रख लेना, क्योंकि सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं है कब किसके द्वारा किसके साथ गलत काम किया जा सके। तो ये जो नंबर है सोशल मीडिया पर, मतलब ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो लोग साइबर अपराधों की चपेट में आ जाते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ठीक है, तो ये भारत में कुछ रूल्स थे जो कि डीप फेक से निपटने के लिए भारत में शुरू किए गए थे। अब ये तो हमने चिंताएं भी देख ली, रूल्स भी देख लिए, आगे की राह देखेंगे भाई सुझाव क्या दिया जा सकता है। भाई डीप फेक जो समस्या है उससे निपटने के लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। सबसे पहला है नियम कानून में सुधार करना, कि जो हमारे फिलहाल जो नियम या कानून है डीप फेक जैसी समस्याओं के लिए वो फिलहाल मजबूत नहीं है, उनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। दुनिया के खतरों को देखते हुए हमें प्रभावी और स्पष्ट कानून बनाने होंगे जो कि मजबूत हों। ठीक है, हमें क्या करना है कि भाई फिलहाल हमारा क्या कानून, घटना हो जाती है ना उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, घटना को घटित होने से पहले ही रोकना है। हमें ऐसे जो यूजर्स हैं जो इनका गलत उपयोग कर रहे हैं उनका पता लगाना है, उनके ठिकानों का पता लगाना है और सभी को बंद करवा देना है। इसका भाई साफ सिंपल मतलब है हमें घटना को घटित होने से पहले ही रोक देना है। अभी भारत के जो आईटी रूल्स हैं वो सिर्फ नुकसान होने के बाद काम करते हैं और शिकायत की जिम्मेदारी पीड़ित पर ही होती है। हमें इसे बदलना है कि भाई हमें खुद पीड़ित की पहचान हो जाएगी, भाई किसकी वीडियो वायरल हो रही है हम उसको रोक पाए। फिर हमें संस्थाओं को मजबूत करना होगा, यानी कि कुछ ऐसे संस्थान बनाने चाहिए हमें जो डीप फेक से लोगों को बचाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय करें, कुछ सुरक्षा मानक तय करें, ताकि एआई का दुरुपयोग कम से कम हो सके। ठीक है, देखो ये दे रखा है एआई का दुरुपयोग कम हो सके, और हमें कुछ सुरक्षा मानक तैयार करने होंगे जिससे डीप फेक से जुड़ी समस्या का निपटान हो सके। फिर है आधुनिक तकनीकों को अपनाना। भाई हमें क्या करना चाहिए, हमने ये तो देख लिया डीप फेक में कुछ एडवांस तकनीकें यूज की जा रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उससे भी एडवांस तकनीक अपनानी है ताकि इस समस्या का सुधार किया जा सके। इससे निपटने के लिए हम कुछ संस्थाओं की मदद ले सकते हैं, जैसे कि MIT है जो, देखो ये दिया गया है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डिफेक्ट इफेक्ट्स नाम की एक साइट बनाई है। डिटेक्ट फेक्स नाम की एक वेबसाइट बनाई है। यह वेबसाइट क्या करती है, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर डिफेक्ट पहचानने में मदद करती है। यानी कि जो वीडियो में छोटी छोटी, जो किसी इमेज में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है और ये पता लगाती है कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा कंटेंट नकली है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई जो चुनौतियां थी ना उनको ही समाधान के लिए हम आगे की राह दे सकते हैं। चुनौती क्या थी कि भाई लोगों में जागरूकता की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइबर जगत के बारे में हम साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया के जरिए करें, चाहे हम पर्सनल टू पर्सनल जाकर करें, या किसी पोस्टर या और किसी एडवर्टीजमेंट की मदद से करें कि भाई हाँ भाई आपको पहचानना है। सीधे ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर भरोसा कर सकें, आपको कंटेंट को देखना, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए एकदम से उस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, तो ये इससे के द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सभी हितधारकों का सहयोग, हमने ये देख लिया डीप फेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पुलिस है उसके साथ सहयोग करना चाहिए। पुलिस, न्यायपालिका या जो अन्य संगठन है, सोशल मीडिया मतलब सोशल सार्वजनिक काम के लिए संगठन, उनके साथ मिलकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि इस समस्या पर रोक लगाई जा सके। और भारत में हमें क्या करना चाहिए, कड़े दंड और साफ प्रक्रिया तय करनी चाहिए ताकि अपराधी कोई भी है वो बच ना सके। तो यही कुछ सुझाव थे, आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से अच्छे से क्या कर देते हैं, इसको एक दोबारा से रिवीजन ले लेते हैं इसका। डी फेक नाम की जो वर्ड है वो
सुर्खियों में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि अमेरिका ने एक टेक इट डाउन नाम का एक्ट पास किया था, जिसका उद्देश्य था जो डीफेक जैसी हानिकारक तकनीक है उस पर रोक लगाई जा सके। डीफेक क्या होता है? डीफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपकी नकली वीडियो या फोटो या ऑडियो आपकी जनरेट कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल असली प्रतीत होती है, लेकिन वो वास्तव में क्या होती है? नकली होती है। कौन सी तकनीक के द्वारा डीप फेक चलाया जाता है? डीप लर्निंग तकनीक से बनाया जाता है, जो कि मशीन लर्निंग का भाग है। और जो मशीन लर्निंग है वो खुद एआई का ही हिस्सा है, यानी कि जो सब कुछ काम किए जा रहे हैं वो एआई की मदद से किए जाते हैं। अगर इसका हम फिलहाल उदाहरण लें तो जो जिबली आर्ट यूज की गई थी, जो हम चैट जीपीटी जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं, वो डीप फेक का उदाहरण है। ये नहीं है कि हम डीप फेक का नकली उपयोग मतलब नेगेटिव यूज ही कर रहे हैं। डीप फेक का कुछ पॉजिटिव उपयोग भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ाई में कर सकते हैं, मनोरंजन में, ई कॉमर्स में और संचार में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डीप फेक से जुड़े कुछ कानून दिए गए थे भारत में, इसके लिए कुछ कानून है नहीं, ये बताया गया था। लेकिन कुछ सिविल और आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं जो भारत में कुछ कानून है उनके जरिए। विश्व स्तर पर हमने बात की, वैश्विक स्तर पर ईयू का एआई एक्ट है, इटली में भी कुछ कानून है, यूएसए में के जो 23 राज्य हैं उन्होंने डीप फेक से जुड़े कानून बना लिए हैं। डीप फेक में जो मैंने पढ़ा कि भाई टेक्नोलॉजी कौन सी शामिल होती है, सबसे पहला था ऑटो एनकोडर। ऑटो एनकोडर क्या करता है कि भाई आपने छोटी छोटी इमेज डाउन वो कर दी, अपलोड कर दी, उससे एक बड़ी इमेज बना देगा या बड़ी इमेज को तोड़कर छोटी इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा थी जीएएन यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। इसमें दो तकनीक काम करती हैं, जनरेटर और एडवर्सरी। जनरेटर क्या करता है? आप जो डाटा देते हो, आप जो डाटा इनपुट करते हो, उसके जरिए एक इमेज या वीडियो बनाता है, फिर उसको एडवर्सरी के पास भेजता है। एडवर्सरी क्या देखता है कि भाई इसमें क्या कमी लग रही है, कमी को पहचान कर एडवर्सरी दोबारा जनरेटर के पास भेजेगा और जनरेटर उसको ठीक कर कर दोबारा से बना देगा, नई इमेज जनरेट कर देगा। तो यही तकनीक थी। फिर कुछ चिंताएं देखी हमने और उसके बाद हमने देखे कि भारत में क्या पहले शुरू की गई हैं और फिर आगे की राह देखी। भाई हमने नियम कानून है उनको मजबूत करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, कुछ संस्थाओं का गठन करना चाहिए जो इस फील्ड में काम कर सके, तकनीकों को अपनाना चाहिए जो कि आधुनिक और यानी कि एडवांस तकनीक है उनको अपनाना चाहिए। साइबर जगत में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आपको इस फील्ड में क्या करना है, साक्षरता लेनी है, यानी कि कोई भी कंटेंट है उसको विश्वास नहीं करना है। सभी हितधारकों का सहयोग चाहिए हमें, न्यायपालिका, पुलिस और जो सामाजिक संगठन है उन सभी का। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है उसको, जो कि दिया गया है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ये सुर्खियों में क्यों रहा था? सबसे पहले हमें इसे देखना है कि ये सुर्खियों में क्यों था। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इससे पहले इस मैगजीन को नहीं पढ़ते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे पहले आपको कम से कम एक छोटी सी डीप रीडिंग तो नहीं कह सकते, मतलब एक छोटी सी रीडिंग लेके आनी होती है कि भाई कंटेंट क्या दिया गया, ताकि अच्छे से और समझ आ पाए। ठीक है, अगर आप सीधा वीडियो पर आ रहे हो तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ आए, दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ जाए। लेकिन अगर आप एक बार मोटा मोटा रिवीजन करके आ रहे हो, मोटा मोटा देख के आ रहे हो कि आपकी मैगजीन में क्या दिया गया, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब है जो हमारा टॉपिक है वो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खबर सुर्खियों में क्यों रही थी। खबर सुर्खियों में रहने का कारण ये था कि जो भारत की जो दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो कि एयरटेल और जियो है, उन्होंने क्या किया है, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके साथ एक समझौता किया है। समझौते का क्या मतलब है? भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करवाना। ठीक है, एलोन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स की एक स्टारलिंक नाम की इंटरनेट सेवा है, उसको भारत में लागू करने के लिए जो भारत की कंपनी है एयरटेल और जियो, उन्होंने एलोन मस्क की कंपनी के साथ एक समझौता किया है। सैटेलाइट इंटरनेट वर्ड यूज हुआ है। सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हम जान लेते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है। सिंपल बात है, यह एक ऐसा इंटरनेट होता है जो धरती के ऊपर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, जो फिलहाल हम नेटवर्क्स यूज करते हैं उसमें तार लगे होते हैं, लेकिन सैटेलाइट जो इंटरनेट है उसमें कोई भी वायर का यूज नहीं होता, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, वायरलेस इंटरनेट कह सकते हैं या बोल सकते हैं। यह जो हमारा जो पारंपरिक नेटवर्क है, आधुनिक नेटवर्क जो फिलहाल हम नेटवर्क यूज करें, फाइबर केबल या डीएसएल, इन नेटवर्क इंटरनेट सेवाओं से अलग है, क्योंकि ये तारों के जाल पर निर्भर नहीं करता। जो मैंने बता दिया है कि ये है ये जो है ये वायरलेस इंटरनेट है। देखो सिंपल बात है, सैटेलाइट इंटरनेट क्या है? हमारे धरती के ऊपर जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनके द्वारा अगर हम इंटरनेट हमें मिल रहा है तो वो
क्या कहलाएगा, सैटेलाइट इंटरनेट कहलाएगा। हाल ही में जो भारत की जो कंपनी है एयरटेल और जियो है, उन्होंने एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करा रही है एलोन मस्क की कंपनी, उसके साथ समझौता किया है। तो इसलिए ये खबर सुर्खियों में रही थी। परिभाषा हमने देख ली, सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक वायरलेस इंटरनेट ही सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। अंतर हमने देख लिया कि भाई इसमें तार नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वायरलेस इंटरनेट कहते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें और संरचना की बात करें कि भाई ये किस किस से बनकर, किस किस से बनकर, किस किस से मिलकर बना होता है, तो इसमें 3 खंड शामिल होते हैं। सबसे पहला है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है ग्राउंड सेगमेंट और तीसरा है यूजर सेगमेंट। तीनों सेगमेंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट क्या होता है, यह सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो ऊपर आसमान में घूम रहे हैं। ठीक है भाई, हमने सैटेलाइट छोड़ दिया, देखो ये ऊपर जो सैटेलाइट है ये किसका हिस्सा है, स्पेस सेगमेंट का। तो स्पेस सेगमेंट एक सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो ऊपर आसमान में घूम रहे हैं। यह क्या काम करता है, सिग्नल भेजने, लेने और यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद करता है। जरूरत के हिसाब से हम इन सैटेलाइट्स को ऊंचाई, किसी ऊंचाई पर स्थापित कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं है कि भाई एक ही ऊंचाई पर रहेंगे, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राउंड सेगमेंट। ग्राउंड सेगमेंट क्या होता है कि भाई जो धरती पर ये लगे हुए हैं, लैंड पर ये जो गेटवे लगे हुए हैं, इनको इंटरनेट प्राप्त होता है सैटेलाइट के जरिए, और ये गेटवे हमें प्रोवाइड कराते, जो एंड यूजर्स होता है उसको ये इंटरनेट प्रोवाइड कराते। तो ये किस में शामिल होते हैं, गेटवे ये होते हैं ग्राउंड सेगमेंट में, और जो नीचे जो एंड यूजर है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर सेगमेंट। सिंपल बात है, 3 सेगमेंट यूज किए थे, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में कौन से शामिल हैं, जो ऊपर उपग्रह घूम रहे हैं वो स्पेस सेगमेंट में शामिल हैं। ग्राउंड सेगमेंट में जो उपग्रह के जरिए जो ग्राउंड पर गेटवे स्टेशन लगे हैं, नियंत्रण नेटवर्क लगे हैं, वो किस में आते हैं, ग्राउंड सेगमेंट में आते हैं। उसके बाद है यूजर सेगमेंट, यानी कि हमें जो डाटा मिलता है इन गेटवे स्टेशन के जरिए, जो यूजर्स होते हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको जो डाटा मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर सेगमेंट। यानी कि उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार टर्मिनल्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूजर सेगमेंट बोलते हैं। अब मैगजीन में दिया गया है विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। भाई हम ऊपर वो भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो कौन कौन सी उसमें भेजेंगे कक्षा में, इन कक्षाओं के बारे में मैगजीन में बताया गया। 3 कक्षाएं हैं, भूस्थिर, मध्यम और निम्न कक्षा। पृथ्वी से दूरी बताई गई है, लगभग इसकी 35,786 है, लगभग 2000 से 35,000 के बीच इसकी है, और 160 मीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी, यानी कि सबसे नजदीक ये है, फिर उससे ऊपर ये है एमईओ, और सबसे ऊपर जियो है। ठीक है, लेटेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कम लेटेंसी, इसमें कम लेटेंसी, और इसमें मध्यम लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी का साफ सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई आप सैटेलाइट भेज रहे हो, सैटेलाइट से जो डाटा आ रहा है उसको डाटा यूजर्स तक आने में कितनी देरी लग रही है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी, यानी कि डाटा मिलने में लगने वाली देरी को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। जो एलईओ होता है, निम्न भूकक्षा में जो सैटेलाइट्स होती है उससे हम तक जो इंटरनेट आता है वो उसमें बहुत ही कम देरी लगती है, यानी कि इंटरनेट हमारे पास जल्दी आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ी कम देरी लगती है। जो एमईओ में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उससे अगर इंटरनेट हमें दिया जाए तो उसमें थोड़ी सी देरी लगेगी, और जियो में थोड़ी और ज़्यादा देरी लगेगी, यानी कि इसमें सबसे कम देरी लगती है, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें उससे ज़्यादा। हालांकि जो देरी होती है वो कुछ ही मिली सेकेंड की होती है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम इसकी डाटा की बात करें तो ये डाटा इस प्रकार रहेगा, इसमें सबसे कम, इसमें उससे कम, और ना इसमें सबसे कम देरी, इसमें थोड़ी ज़्यादा देरी, और इसमें इससे भी ज़्यादा देरी लगती है। स्थापना लागत की अगर हम बात करें तो जो हमारे निम्न भूकक्षा में अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करें तो उसकी कम लागत आएगी, और जो अगर मध्यम में करें तो थोड़ी मध्यम लागत आएगी, और भूस्थिर में कर रहे हैं तो ज़्यादा लागत आएगी। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कैसे किया जाता है। मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, अब ये कक्षाएं हैं, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3, इसका नाम है लियो, इसका नाम है मियो, एमईओ, और इसका नाम है जियो। अगर हमने देखो यहाँ पे एक सैटेलाइट वो करी लॉन्च की, तो वो देखो इस कम क्षेत्र को कवर करेगी पृथ्वी के। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट को जियो में कवर करते हैं, वो करते हैं, स्थापित करते हैं, तो देखो ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, यानी कि ये लगभग पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगी। लेकिन जो एलईओ में हमने प्लेस की वो इसी डाटा को कवर, इसी क्षेत्र को कवर करेगी। अगर कम क्षेत्र को कवर करेगी तो डाटा वो है हमें ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगी। तो यही इसमें दिया गया था भी जो लेटेंसी होती है वो
कम होती है, बहुत कम देरी लगती है डाटा आने में। लेकिन जो जियो में स्थापित करती है वो ज़्यादा क्षेत्र को डाटा पहुंचा रही है, तो डाटा थोड़ा लेट आएगा। पृथ्वी का कवरेज बात कर दिया, लघु कवरेज यही मैंने बताया कि भाई ये कम क्षेत्र को कवर करे, यानी कि लघु मतलब ये कम क्षेत्र को कवर करती है, थोड़े बड़े क्षेत्र को ही है उससे भी बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है। एंटीना की गति की अगर हम बात करें तो 10 मिनट तेज ट्रैकिंग, यानी कि सिंपल बात है भाई, इसमें थोड़ा जल्दी डाटा मिलेगा, इसमें थोड़ा कम देरी में डाटा मिलेगा, थोड़ी देरी लगेगी, और इसमें थोड़ी और ज़्यादा देरी लग जाएगी। इसमें बताया गया वैश्विक कवरेज के लिए तीन उपग्रह चाहिए, यानी कि इसका साफ सिंपल मतलब क्या है, एंटीना की गति का भी। अगर हम पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमें कितनी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी? देखो, अगर आप इतने ऊपर यूज कर रहे, इतने ऊपर लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको कम सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रही है, यानी कि 2 या 3 सैटेलाइट्स मिलकर ही पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे, मतलब कि हमें कम सैटेलाइट्स की जरूरत है। इसी में दिया गया है वैश्विक कवरेज के लिए केवल 3 उपग्रहों की, यानी कि 3 सैटेलाइट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को 3 ही कवर कर लेंगी। क्योंकि मध्यम भू कक्षा में सैटेलाइट्स कम क्षेत्र को कवर करिए, तो कम क्षेत्र को कवर करिए तो हमें ज्यादा उपग्रह चाहिए, यानी कि हमें 6 उपग्रह की जरूरत पड़ेगी। और एलईओ सबसे नीचे होते हैं, जो सबसे कम कवरेज कर रही है, सबसे कम क्षेत्र को कवर करिए, तो इसके लिए हमें हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी सारी धरती को, पूरी धरती को कवर करने के लिए। उपयोग बताया गया है कि भाई अगर हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, तो जो सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं किस किस के लिए उपयोग किया जाता है। जियो जो कक्षा में लॉन्च की गई है उसका मौसम डेटा प्रसारण, टीवी या इमेजिंग या कम गति के साथ डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पढ़ लेना सभी को, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस कक्षा का उपयोग करने वाले अभिकर्ता के बारे में बताया गया भी, जो एलईओ में सैटेलाइट हैं वो स्टारलिंक की हैं, वनवेब की हैं, प्रोजेक्ट कुपर की हैं, और इन सभी की हैं। इसमें जो हमारी जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसकी कुछ क्या है सैटेलाइट्स घूम रही हैं। तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं था, इसमें आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है विश्व में विभिन्न प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं। दुनिया के प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताया गया है कि भाई विश्व में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से संबंधित हैं। सबसे पहला जो हमें बताया गया है प्रोजेक्ट के ऊपर के बारे में बताया गया है, जो कि अमेजन का है, अमेजन कंपनी है। उद्देश्य क्या है इसका? सब देखो, उद्देश्य सबका सेम है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करवाना। इसमें क्या था, इसमें प्रोजेक्ट के ऊपर में हमने 3200 से ज़्यादा अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। कौन सी में? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि निम्न भू कक्षा में। लक्ष्य क्या था? पूरी दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट देना, ये इसका सभी का लक्ष्य है। इसी प्रकार स्टारलिंक है जो कि स्पेसएक्स की है, स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी, ये 2019 में इसे लॉन्च की थी ऐसी सेवाएं देना। और उसने क्या था, एलईओ यानी कि निम्न भू कक्षा में 42,000 से अधिक उपग्रह स्थापित किए थे। इसी प्रकार वनवेब है, ये फ्रांस की है, इसने भी अपना जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराना शुरू किया था वैश्विक स्तर पर। इसमें याद करने की बात क्या है कि भाई ये स्पेसएक्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह समूह बेड़ा रखता है, यानी कि स्पेसएक्स के पास सबसे ज़्यादा है, और स्पेसएक्स के बाद जो है वनवेब के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स का बेड़ा है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने स्टारलिंक देखा, वनवेब देखा, अब है कियानफान कॉन्स्टलेशन। यह चीन द्वारा एक सैटेलाइट जो निम्न भू कक्षा में जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कराती है, जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर इंटरनेट कवरेज करना, यानी कि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट पहुंचाना। कंपनी कौन सी है? ट्रिपल एस टी कंपनी, यानी कि संघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इस यह हाँ यह कंपनी है जो ये सेवा दे रही है। फिर है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का महत्व। ये तो हमने देख लिया सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं क्या होती हैं, सुर्खियों में क्यों रही थी। अब इनका देखेंगे कि महत्व क्या है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, आप फिलहाल भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, अगर सैटेलाइट इंटरनेट भारत में शुरू हो जाता है या सैटेलाइट इंटरनेट अगर चालू कर दिया जाता तो उसके क्या क्या फायदे होंगे जो आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें नहीं है। तो सबसे पहला है दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करना। भाई आप देखोगे आजकल जो आज हम इंटरनेट यूज करें वो किसके द्वारा है? तारों के माध्यम के द्वारा है, यानी कि जो केबल बिछाई जाती है। अगर आप घर में भी वाईफाई यूज कर रहे हो, कहीं और वाईफाई यूज कर रहे हो, तो उसमें केबल आकर कनेक्ट होती रहती है। तो इसमें क्या कमी है? जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र या जो कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम है, वहां तक आप देखोगे कि आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। एक डाटा दिया गया कि भारत की जो 140 करोड़ जनसंख्या है उसमें लगभग 40% जो लोग हैं उनके पास अभी तक इंटरनेट सुविधा नहीं है, और उनमें से अधिकांश लोग हैं जो ग्रामीण हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई जो आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना उसमें कुछ कमी है कि भाई वो दूरस्थ जो दूर क्षेत्र है उन तक
पहुंच नहीं पाया। जो जंगली क्षेत्र हैं, जंगल में कुछ लोग हैं, उन तक इंटरनेट नहीं है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो अगर हम इंटरनेट ये सैटेलाइट इंटरनेट देते हैं तो ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर भी इंटरनेट पहुँचाया जा सकेगा। फिर है आपदा के दौरान कनेक्टिविटी। भाई मान लो भूकंप आ गया, कुछ आपदा गई, बाढ़ आ गई, तो उसमें हमारे जो पोल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। पोल्स के टूटने के साथ साथ क्या होता है, जो ये इंटरनेट के वायर्स होते हैं ये भी टूट जाती हैं। लेकिन अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं जो कि वायरलेस इंटरनेट है, इसमें ऐसी समस्या कहीं भी नहीं आएगी। चाहे आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, ये जो तार तार टूटने जैसी झंझट इसमें नहीं रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट देते हैं तो आपदा के दौरान भी कनेक्टिविटी हम सुनिश्चित कर सकेंगे। ठीक है, इसमें यही था। फिर है डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगी क्योंकि देखो भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा आज लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा नेटवर्क यूज होता है। हमने देखा कि जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है वो क्या कराएंगी, ज़्यादा इंटरनेट यानी कि ज़्यादा तेज़ गति से इंटरनेट देती हैं, जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट इंटरनेट को यूज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो यानी कि डिजिटल इकोनॉमी भी बनेगी देश, यानी कि डिजिटल व्यापार होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा गेटवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका मतलब यही है। फिर है स्वायत्तता। सैटेलाइट में आकस्मिक बाधा या राजनीतिक तनाव के कारण अवरुद्ध होने की संभावना कम है। इसका क्या मतलब है भाई, देखो आपने देखा हो कहाँ पर, अगर मान लो भाई जम्मू कश्मीर दंगे भड़क गए, तो सरकार क्या करती है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती हैं। जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था हमारे भारत में, तो सरकार ने क्या किया, इंटरनेट सेवाएं देना बंद कर दी। तो इसमें सैटेलाइट इंटरनेट में ऐसी कुछ भी बाधा नहीं आने वाली कि भाई भू राजनीतिक तनाव के कारण अवरुद्ध होने की संभावना कम है। हालांकि हो सकती है, लेकिन इसके बजाय कम है। अब किसानों ने आंदोलन किया, इंटरनेट सेवा बाधित कर दी सरकार ने, तो ऐसी समस्या आगे देखने को नहीं मिलेगी। फिर है सैन्य संघर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक ने अपनी सेवाओं का उपयोग किया था। भाई जो हमारी जहाँ पर सेना युद्ध कर रही होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनेट की सेवा ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाती है। मान लो युद्ध हो गया, कुछ गोला बारूद आकर गिर गया जिससे इंटरनेट सेवा बाधित होगी, लेकिन अगर हम ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा यूज करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, और युद्ध के समय भी जो हमारी सेनाएं हैं उन तक इंटरनेट पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के महत्व थे। अब इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं कुछ। सबसे पहली चिंता क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता। भाई ये तो हमने देख लिया, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता कैसी है कि भाई जो आतंकवादी होते हैं वो एक दूसरे से बतलाने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सैटेलाइट फोन होते हैं इनको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे क्या होगा कि जो देश में है उस देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। भाई सिंपल बात है, जो सैटेलाइट फोन होते हैं ना उनको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक नहीं करेंगे तो आतंकवादी इसका यूज कर सकते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। और एनआईए द्वारा ये शक भी है कि जो फिलहाल पहलगाम में हमला हुआ था, जहाँ पर आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर गोली चलाई थी, तो एनआईए को संदेह है कि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने जो फ़ोन यूज़ किया था वो सैटेलाइट फ़ोन था, जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाए, जिससे हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनको पकड़ने में, ट्रैक करने में सक्षम नहीं हुई। तो ये पहली चिंता है, आंतरिक सुरक्षा का खतरा। फिर डेटा गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता के मुद्दे। भाई सैटेलाइट इंटरनेट में हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा डाटा लिया जा रहा है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं लोग, और किसे इसको एक्सेस मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाई आप इस डाटा को पब्लिक करो, मतलब ये डाटा हमें पता चलना चाहिए। अभी ये कमी है इसमें सैटेलाइट इंटरनेट में, तो डाटा की जो गोपनीयता है उसका भी एक खतरा है। फिर है प्रभावी नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव कैसे भाई, जो निजी देखो ये सैटेलाइट डाटा फिलहाल कौन प्रोवाइड करेगा, एलोन मस्क की कंपनी, एलोन मस्क की कंपनी या कोई और कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं। अब सरकार को इनको रेगुलेट करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये अपनी सीमाओं के अंदर काम करेंगी, इनकी अलग कुछ रूल्स होते हैं इनको ऑपरेट करने के। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सरकार का नियंत्रण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं, यानी कि प्रभावी नियंत्रण का अभाव है। अब बाहर की कंपनी है, ये भारत में ये इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराएगी, तो कहीं ना कुछ कमी रह सकती है, ये भी एक चुनौती है। फिर है एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां। फिलहाल आप देखोगे कि हमारे देश में इंटरनेट सेवाएं कौन कौन दे रही है, एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, लेकिन अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है भारत में तो केवल एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क की है, यानी कि
मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, ये भाई कितने भी रेट बढ़ा सकते हैं इंटरनेट के। अगर ये पहले तो लोगों को लत डालेगी जैसे जियो ने किया था, फिर धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा देगी, पैकेज जो बढ़ा देगी, यानी कि इससे क्या होगा, मोनोपोली स्थापित कर सकती है, लोगों को मजबूरन वो पैक खरीदने पड़ेंगे क्योंकि लोगों को उस टाइम तक लत लग चुकी होगी। फिर है सैटेलाइट लेटेंसी या विलंबता। भैया हमने देखा कि सैटेलाइट्स के थ्रू जो डाटा आ रहा है उसकी लेटेंसी थोड़ी उच्च लेटेंसी है। अगर आपने जियो उसमें फिक्स कर दी सैटेलाइट, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दे दी, तो उच्च लेटेंसी होगी, यानी कि जो डाटा हमारे पास वो थोड़ा लेट आएगा। हालांकि ये जो गति है डाटा आने की 20-25 मिली सेकेंड की होगी, जो कि देखने लायक नहीं है, यानी कि जो नेगलेक्ट की जा सकती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हालांकि अगर आपको उसमें बताना है, पॉइंट में बताना है, कमी में, तो ये बता सकते हैं कि भाई सैटेलाइट्स की जो लेटेंसी है वो ज़्यादा है, यानी कि डाटा पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, जो फिलहाल हम डाटा यूज कर रहे हैं। फिर है वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन का क्या मतलब है भाई, हम स्पेस में क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। अब एक सैटेलाइट्स तो हमने लॉन्च नहीं किया, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अब बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, कभी ना कभी भाई मान लो ये टकरा गए, तो टकरा गए या ये काम करना इन्होंने बंद कर दिया तो क्या होगा, स्पेस में कचरा बढ़ जाएगा, ये स्पेस में रह जाएंगे, ये तो है नहीं कि ये नीचे आ जाएंगे। अब काम करना बंद कर दिया तो ये स्पेस में घूमते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो स्पेस में जो कचरा है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वायुमंडल में स्पेस कचरा स्पेस कचरा बढ़ेगा। और इसके अलावा क्या है, जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इन एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, और जो एल्यूमिनियम क्या होता है, उपयोग के दौरान एल्यूमिनियम ऑक्साइड छोड़ता है, जिससे क्या होता है, ओजोन क्षरण भी होता है। तो ये भी एक कमी है, और जो वायुमंडल की उष्मा होती है उसको परावर्तित करने की क्षमता कम हो जाएगी इसके कारण, क्योंकि ओजोन क्षरण हो जाएगा। फिर लाइसेंस और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण। भाई जो हमारी भारत सरकार है, भारत में क्या है, बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो थोड़े सख्त हैं, जटिल वार्ता करनी पड़ेगी, अंतर मंत्रालयों की परामर्श लेनी पड़ेगी, आवश्यकता होगी परामर्श लेने की, तो ये बहुत ही सख्त रूल हैं, कुछ ज़्यादा ही शर्तें हैं, तो ये भी एक चुनौती है। अन्य मुद्दे की अगर हम बात करें, जो मौसम है वो सैटेलाइट इंटरनेट को प्रभावित कर सकता है। जैसे भाई मौसम खराब हो गया तो इंटरनेट में कुछ रुकावट आ सकती है सैटेलाइट इंटरनेट पे, ये भी एक समस्या है। अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं तो उसकी उच्च लागत भी है, और जो अंतरिक्ष मलबे में उसमें भी वृद्धि होगी, खगोलीय से भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। फिर है आगे की राह कि भाई सुझाव क्या दे सकते हैं, जो चुनौतियां थी उन्हीं का हम सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहला है पायलट प्रोग्राम। हमें दूर दराज इलाके हैं, जो दूर दूर क्षेत्र हैं, सबसे पहले वहाँ पर इंटरनेट पहुँचाना चाहिए, जैसे रेगिस्तानी इलाके हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गई, ताकि जनता का विश्वास है बनाया जा सके, और हम इसकी जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसकी हम क्या सुनिश्चित कर सकें, उपयोग सुनिश्चित कर सके भाई ये कैसा है। ठीक है, फिर व्यापक नियामक फ्रेमवर्क, कि भाई जो भारत को लाइसेंस या डेटा गवर्नेंस या ऐसी जो स्पष्ट नीतियां हैं वो बनानी होगी इन कंपनियों के प्रति, कि भाई इनको लाइसेंस कैसे दिया जाए, डाटा जो ये प्रोवाइड कर रही हैं उसको कैसे गवर्न किया जाए, ऐसे कुछ नियम बनाने की जरूरत है भारत को। फिर निजी ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना। भाई भारत सरकार क्या कर सकती है, इन लोगों को टैक्स में छूट दे सकती है, और अनुदान देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित कर सकती है इस फील्ड में आने के लिए, ताकि मोनोपोली स्थापित न हो। फिर है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का यहाँ पर क्या मतलब है, कि भाई हम ये कर सकते हैं, जो आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करके, और जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसका इस्तेमाल, यानी कि हम दोनों के बीच समन्वय करके, यानी कि दोनों का उपयोग करके एक ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। हमें ये नहीं करना कि भाई हमने सैटेलाइट इंटरनेट लिए तो जो हमारा जो ज़मीन के स्तर पर जो हम इंटरनेट यूज करें इसको बंद कर दिया ना, ऐसा हमें नहीं करना। सैटेलाइट और ज़मीन के जो टावर हैं उन दोनों तकनीकों को मिलाकर सबसे अच्छा नेटवर्क हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मॉडल। अन्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को हम प्राथमिकता दे सकते हैं, कि भाई जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। मजबूत क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहल भी हम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी में सुधार हो जाए। सबसे पहले डाटा जो इंटरनेट है वो यहाँ पर पहुँचा सकते हैं हम, जहाँ तक आज तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, फिर है एक बॉक्स दिया गया है, इसमें संक्षिप्त सुर्खी दी गई है। इससे पहले इस बॉक्स को पढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा देख लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में हमने क्या बात की। सबसे पहला खबरों में क्यों रहा था, एयरटेल और जियो ने स्पेसएक्स के साथ है
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने के लिए समझौता किया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहा था। परिभाषा क्या है सैटेलाइट के जरिए जो अगर हम इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं बिना तार की मदद से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट, जो कि वायरलेस होता है। मुख्य अंतर यही था, जो हम आज यूज कर रहे हैं वो केबल या फाइबर के जरिए है, लेकिन जो हमारा सैटेलाइट इंटरनेट होगा वो वायरलेस होगा। ढांचा हमने देखा था, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में क्या था, उपग्रहों का एक समूह था स्पेस सेगमेंट जो कि ऊपर घूम रहे हैं। ग्राउंड सेगमेंट क्या था, इन सैटेलाइट्स जो उपग्रह ऊपर घूम रहे हैं इनसे डाटा आता है हमारे जो गेटवे स्टेशन या कंट्रोल रूम होते हैं यहाँ पर। यूजर सेगमेंट के में क्या था, जो कंट्रोल रूम से जो एंड यूजर है, जो उपभोग करता है, उपयोग करता है, उन तक जो डाटा आता है, जो यूजर डिवाइस जैसे हमारा फोन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूजर सेगमेंट बोलेंगे। भाई हमारे फोन के पास डाटा आ रहा है तो ये एंड यूजर है हम, ठीक है। तो इसी को हम किस में शामिल करते हैं, यूजर सेगमेंट में। कुछ फायदे देखे, कुछ चुनौतियां देखी हमने, और कुछ सुझाव भी देख लिए। अब हम देखेंगे जो बॉक्स में दिया गया है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए सरकारी गाइडलाइंस किसके द्वारा, डीओटी द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार विभाग द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए एक जीएमपीएस प्राधिकरण हेतु जो यूनिफाइड लाइसेंस है उसमें संशोधन के माध्यम से सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इसका साफ सिंपल सा मतलब क्या है, जो भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसने यूनिफाइड लाइसेंस के नियमों में बदलाव करके जो जीएमपीएस की सेवाएं हैं उनके लिए एक सुरक्षा मानक तैयार किए हैं, सुरक्षा निर्देश तैयार किए हैं, जारी किए हैं। इन सुरक्षा निर्देशों को हम एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सुरक्षा मंजूरी। इसमें क्या बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कि भाई जो भी कंपनियां भारत में ये सैटेलाइट इंटरनेट लाना चाहेंगी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो अपना हब लोकेशन है यानी कि जो उनका गेटवे स्टेशन है उसके लिए भारत सरकार से एक तो मंजूरी लेनी पड़ेगी, और उसी के साथ क्या करना पड़ेगा, जो निगरानी है और जो इंटरसेप्शन सुविधाएं हैं उनका पालन भी करना होगा। अगर भारत में आप ये इंटरनेट सेवाएं दे रहे हो तो सबसे पहले भारत सरकार से मंजूरी लो, सुरक्षा की मंजूरी, ताकि इन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। फिर अगला निगरानी और वैध इंटरसेप्शन, यही था मैंने बता दिया है कि भाई इनकी निगरानी करनी होगी, सुरक्षा प्रावधानों को पूरा करना होगा, जो कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स जो हमने मानक तय किए हुए हैं उनको यह पूरा करें। यानी कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकार है वो इंटरनेट गतिविधियों की निगरानी कर सके। और इसके इन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए सरकार क्या करेगी, एक सीएमएस यानी कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करेगी, ठीक है, इन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए। फिर प्रतिबंध, इसका क्या मतलब है भाई, जो सरकारी मतलब सरकार किसी यूजर या क्षेत्र में सेवा बंद करने का आदेश अगर इन कंपनियों को देती है तो इन कंपनियों को ऐसा मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई सरकार कह रही है आप इस क्षेत्र में इंटरनेट बंद करो और ये कंपनियां मान ही नहीं रही हैं। साफ सिंपल मतलब प्रतिबंध का यही था कि भाई मान लो देश में कुछ आंतरिक विवाद हो गया, आंतरिक युद्ध हो गया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, या कुछ किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, अगर सरकार कहती है कि भाई आप इस क्षेत्र में इस उपभोक्ता तक इंटरनेट नहीं पहुंचाओ, तो इन कंपनियों को ये बात सरकार की माननी पड़ेगी। फिर है विशेष निगरानी क्षेत्र। विशेष निगरानी क्षेत्र यानी कि स्पेशल मॉनिटरिंग जोन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ये वे क्षेत्र होंगे जहाँ पर गतिविधियों की जो ऐसी गतिविधियां होंगी उनकी खास निगरानी की जाएगी। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 50 किलोमीटर के क्षेत्र है वहां पर जो इन क्षेत्रों की खास निगरानी की जाएगी। और जो समुद्री मील 200 समुद्री मील तक के जो क्षेत्र है वहां पर ऐसी निगरानी क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ गतिविधियों की निगरानी और ज्यादा सटीकता से की जाएगी। फिर जियो फेंसिंग लागू होगी। जियो फेंसिंग का क्या मतलब है कि भारत के बाहर अगर कोई यूजर सैटेलाइट्स का उपयोग कर रहा है तो इसको सरकार क्या करेगी, प्रतिबंधित कर देगी कि भाई भारत से बाहर कोई भी यूजर है वो हमारी जो ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा इसका उपयोग न करे। यानी कि जो भी भारत में सिस्टम चलेगा वो जो भारत में गेटवे है उसी के द्वारा चलेगा, कोई ऐसा गेटवे नहीं चलेगा जो भारत के बाहर स्थित हो, ठीक है। भारत के बाहर कोई भी इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा इन सैटेलाइट के जरिए। फिर नाविक सिस्टम को लागू करना, जैसे जो हमारा आज का इंटरनेट है वो जीपीएस को सपोर्ट करता है, तो भारत सरकार क्या कह रही है कि भाई नाविक सिस्टम को हम लागू करेंगे जो इस सैटेलाइट इंटरनेट जो है इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर डाटा सेंटर, लाइसेंस धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो डाटा सेंटर है वो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर हो। सिंपल बात है, सुझाव इसमें क्या दिए गए, जो कुछ भी कंपनियां काम करें वो भारत के अंदर करें, भारत सरकार की मान्य। साफ सिंपल मतलब इसका यही था। भारत सरकार क्या करेगी, कुछ विशेष निगरानी क्षेत्र बनाएगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 50 किलोमीटर दूर होते हैं ऐसे क्षेत्र, और कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि समुद्री मील यानी कि 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र हैं, वहां पर सरकार क्या करेगी, निगरानी करेगी। तो यही आपका टॉपिक था।
अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक है हमारा जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग आपने आपके जो यूपीएससी का वो है सिलेबस, उसमें भी पढ़ा होगा जीन एडिटिंग तकनीक क्या होती है। एक बार इसको देख लेते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा था। सुर्खियों में जीन एडिटिंग क्यों रही थी, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी एक टीम ने क्या किया, एक बच्चा था जिसको एक जानलेवा आनुवंशिक बीमारी थी, उस बीमारी का क्या नाम था, CPS1 बीमारी का नाम था। तो जो अमेरिका की शोध टीम ने क्या किया, उस इस बीमारी के इलाज के लिए एक जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की है, जीन एडिटिंग थेरेपी विकसित की है, इसीलिए यह टॉपिक सुर्खियों में रहा था। ठीक है, समझ आया आपको कि भाई अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नवजात शिशु के लिए जीन एडिटिंग थेरेपी विकसित की है और इसका सफलतापूर्वक उपयोग भी कर लिया है। और जो यह थेरेपी इन्होंने विकसित की है आज तक इसका कोई इलाज नहीं था, तो इसलिए सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसका इलाज पहली बार ढूंढा गया है। इस बच्चे को एक दुर्लभ जानलेवा जेनेटिक बीमारी थी जिसे आज तक पहले ठीक नहीं किया गया था। बीमारी का क्या नाम था, CPS1 डेफिशिएंसी नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में क्या होता है, सबसे पहली बीमारी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, देखो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में समझना होगा जो कि मैं दिया गया है इस मैगजीन में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मान लो भाई हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं ना, हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो कई रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, और उन प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद वो ऊर्जा में बदलता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ खास एंजाइम्स के द्वारा की जाती है, आपको पता है साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो शरीर में कुछ विशेष काम करते हैं। अब जो ये डिसऑर्डर होता है जेनेटिक आनुवंशिक उपाचय संबंधी कार्य, यानी कि जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है भाई, कोई भी जो व्यक्ति है उसके जीन में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जिससे जो ये एंजाइम्स होते हैं जो ऊर्जा, जो भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो या तो बनते नहीं हैं, और बनते भी हैं तो ठीक से काम नहीं करते हैं। जब एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हो जाएंगे, और जो जरूरी पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। इससे क्या होगी, हमारे शरीर में बीमारी फैल जाएगी, और कई बार क्या होता है यह बीमारी बाद में भी विकसित हो सकती है धीरे धीरे, कई बार ये जन्म से भी हो सकती है। तो ये बीमारी थी जिसको हमने बोला था जेनेटिक मेटाबॉलिक जम जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि जो शिशु को बीमारी थी CPS1 की बीमारी थी, सॉरी क्या नाम था इसका, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, अजीब सा नाम है क्योंकि टेक्नोलॉजी का है। इस देखो इस बीमारी में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो प्रोटीन उत्पाद हैं ये आपके दे रखा, देखो प्रोटीन के जो उत्पाद हैं वो पूरी तरह से टूट नहीं पाते, जिससे शरीर में क्या बन जाता है, अमोनिया विषाक्त स्तर बढ़ जाता है, यानी कि शरीर में जो हमारे अमोनिया का स्तर है वो बढ़ जाता है। अमोनिया का अगर आपको आपके शरीर में स्तर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, मस्तिष्क और लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, जो हमारा लीवर है या जो दिमाग है उसको नुकसान पहुंचाएगा। इलाज क्या है इसका, इलाज साफ सिंपल सा, हमें जो प्रोटीन, जिस जिस भोजन में कम प्रोटीन है वो आहार हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कम प्रोटीन हो। ठीक है, ये आपके मैगजीन में दिया गया था। फिर जीन एडिटिंग के बारे में, जीन एडिटिंग क्या होती है। हाँ देखो ये पॉइंट रह गया कि शोधकर्ताओं की टीम ने कैसे जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया और इसके लिए एक थेरेपी विकसित की, जिससे जो बच्चे की लीवर की कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन करेंगे जो वैज्ञानिक, और उससे यह बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन था इस बीमारी का। जीन एडिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जीन एडिटिंग क्या होता है। देखो जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे DNA में जो जीन मौजूद हैं उनको या तो क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी कि बदल कर उनको उनके जगह नए जीन्स को स्थापित कर देंगे, किसी जीन को हटा देंगे, किसी जीन को रूपांतरित कर देंगे, यानी कि कोई जीन अगर खराब हुआ है तो उसको उसकी जगह नया जीन डाल देंगे, जो खराब जीन उसको हटा देंगे, उसको रूपांतरित कर देंगे, यानी कि उसमें कुछ चेंजमेंट कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, जिससे वह अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। साफ सिंपल बात है। जीन एडिटिंग तकनीक क्या होती है, डॉक्टर्स हमारे DNA में जो जीन्स हैं उनमें कुछ बदलाव कर देते हैं। बदलाव क्या क्या करते हैं, तीन तरह से कर सकते हैं। जो खराब जीन्स हैं उसको या तो निकाल सकते हैं, बाहर बाहर तो कह रहा हूँ, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यानी कि उनको हटा देंगे, उनकी जगह नए जीन्स को शामिल कर देंगे जो अच्छी तरह से वर्क करें। या जो मौजूदा जीन है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे
जिससे वो जीन क्या होंगे, सही तरीके से काम करने लग जाएंगे। ठीक है, लिखा तो अच्छा जा रहा है, ये चेंज है टच पैड, क्योंकि वो पहले वाला खराब हो गया था। तो सही तरीके से काम जीन करने लग जाएं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के दो टाइप्स से जीन एडिटिंग हो सकती है। सबसे पहला है सोमेटिक जीन एडिटिंग और दूसरा है जर्मलिन जीन एडिटिंग। इन दोनों का हिंदी में क्या मतलब होता है, सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तन करना और जो हमारे गर्भ रेखा वाली कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन करना, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग। जो हमारी पहली है सोमेटिक जीन एडिटिंग, इसमें क्या किया जाता है, जो केवल शरीर की कोशिकाओं हैं उनको बदला जाता है, उन कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है जो शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनाते, यानी कि जो शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनाती उन कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है, यानी कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की उनमें बदलाव कर दिया जाता है। और ये जो इन कोशिकाओं में अगर हम बदलाव करते हैं तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उन तक यह बदलाव नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जैसे भाई किसी की त्वचा जल गई तो उसमें त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनको बदल दिया ताकि नई त्वचा आ सके। तो अगर हम ऐसी एडिटिंग करते हैं तो जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां उन तक यह नहीं पहुंचती, उनमें ये ट्रांसफर नहीं होती। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक जीन एडिटिंग की। भाई शरीर की जो हमारी सामान्य कोशिकाएं हैं उनमें बदलाव करना। उसके बाद है जर्मन लाइन जीनोम एडिटिंग। इसमें क्या होता है, जो इसमें हमारी जो कोशिकाएं बदली जाती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जनन कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा भ्रूण में आनुवांशिक परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर आप प्रजनन वाली कोशिकाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो संभावना होती है कि वे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच जाएं, यानी कि आने वाली पीढ़ियों में क्या हो जाएं, ट्रांसफर ये हो जाएं। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं, जर्मन, मतलब ऐसी कोशिकाओं में परिवर्तन करने को हम क्या बोलते हैं, जर्मन लाइन जीनोम एडिटिंग। यह बदलाव पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। इसमें सिंपल बात है, प्रजनन वाली कोशिकाएं बदली जाती हैं जो कि अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण से संबंधित होती हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया जीन एडिटिंग के लिए तकनीक। इन तकनीकों को आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये कहीं पूछी जाएंगी। अगर हम चुनौतियों की बात करें, जीन एडिटिंग से जो चुनौतियां जुड़ी हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहला है भ्रूण अनुसंधान में नैतिकता। भ्रूण अनुसंधान में नैतिकता का क्या मतलब है भाई, अगर आप जीन एडिटिंग करा रहे हो, आपने भ्रूण की जो कोशिका है उनमें एडिटिंग करा दी, तो इन कोशिकाओं में एडिटिंग कराना कुछ लोगों को क्या लग सकता है, अनैतिक लग सकता है, यानी कि वो धार्मिक मान्यता से इसको संबंधित रख सकते हैं, उनको ये सब एडिटिंग कराना अनैतिक लग सकता है। इनफॉर्म्ड कंसेंट नहीं मिलता, क्योंकि भ्रूण या भविष्य की पीढ़ी अपनी सहमति नहीं दे सकती। इसका साफ सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे जो परिवार होता है वो भी ऐसी एडिटिंग कराने के लिए हमें सहमति नहीं देता, क्योंकि वो ये सोचता है ये सब कुछ कराना अनैतिक काम है। दूसरा देखो इसमें क्या है, इस दृष्टिकोण से अनुसंधान जैसे उद्देश्य के लिए भ्रूणों का उपयोग करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है, यहाँ तक कि नैतिक रूप से अस्वीकार्य भी है, यानी कि हम स्वीकार इसको नहीं करते। इसमें भ्रूणों में बदलाव करना, उन पर उपयोग करना अतः उन्हें नष्ट करना भी अस्वीकार्य है। ये हमारे जो भारत है उस, क्योंकि हमारी एक प्रवृत्ति ऐसी है, हमारी सोच ही ऐसी है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा है सहमति का अभाव। जर्मलिन थेरेपी से भ्रूण और भावी पीढ़ियां प्रभावित हो सकती हैं जो स्वयं सहमति नहीं दे सकती है। भाई हमें ये पता है कि अगर हम ये कुछ चेंज कराते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम कराने कुछ और जाएं एडिटिंग, और भाई गलती तो देख कहीं भी हो सकती है। ठीक है, हम चेंज कराने कुछ और गए, कुछ परिवर्तन और हो गया, तो हम ये सहमति भी नहीं दे सकते कि हाँ भाई हम इसके लिए तैयार हैं। न्याय और समानता, इस बात की चिंता भी है कि केवल जीनोम एडिटिंग केवल धनी व्यक्तियों के लिए सुलभ है। सबसे पहली बात तो भाई जो ये एडिटिंग होती है, इस प्रकार की एडिटिंग बहुत ही महंगी होती है। जो गरीब परिवार है, गरीब लोग हैं, वो ऐसी तकनीक, ऐसी एडिटिंग को नहीं करवा सकते। तो जो धनी व्यक्ति हैं वही केवल इस तकनीक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, हाँ सुरक्षा संबंधी, ये तो क्या थी, नैतिक चिंताएं थी कि भाई नैतिक चिंताएं क्या है। उसके बाद क्या है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं कुछ। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखें तो सबसे पहला क्या है, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, यानी कि सबसे बड़ी चिंता यही कि भाई जीन एडिटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अनचाहे स्थानों पर भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कि ऑफ टारगेट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ केवल कुछ कोशिकाओं में एडिटिंग सफल हो जाता है, लेकिन जो बाकी कोशिकाएं हैं उनमें बदलाव संभव नहीं हो पाता, यानी कि दोनों ही प्रकार की सुरक्षा असुरक्षा हमें महसूस होती है। भाई मान लो आपको 5 ये
जीन से इनमें एडिटिंग करानी थी, लेकिन आपने एडिटिंग करवाई तो कुछ जीन में बदलाव हो गया, लेकिन जो कुछ जीन थे वो अप्रभावित रह गए, उनमें बदलाव नहीं हुआ। तो ये भी कुछ सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। शरीर की कुछ कोशिकाएं तो बदली जाएं, कुछ न बदले। इससे क्या होगा, गर्भ रेखा रेखा में मतलब गर्भ में जो जीन एडिटिंग हुई है वो सुरक्षित भी कई कई बार नहीं माना जाता। फिर है विनियामक असंगतता। इसका क्या मतलब है भाई, कुछ देश तो इसे सख्ती से रोक लगा रहे हैं इस प्रकार के एडिटिंग पर, और कुछ देशों में रियायत भी दी गई है। यानी कि स्पष्ट नियम अभी तक किसी भी देश द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। ठीक है, स्पष्ट नियम किसी भी देश द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं कि भाई आप इस प्रकार की एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर इस प्रकार की एडिटिंग को हम क्या देते हैं, एग्री कर देते हैं, लागू कर देते हैं, तो क्या होगा, डिजाइनर बेबी जैसे उपयोग भी हो सकते हैं कि भाई जीन का म्यूटेशन करवा के बार बार ही क्या कर दिया जाए, डिजाइनर बेबी तैयार कर दिया जाए, एक बच्चा तैयार कर दिया जाए। तो इस प्रकार ऐसी तकनीक पर रोक लगाई गई है, कुछ नियम भी स्थापित नहीं किए गए हैं। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि जीन एडिटिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो लाइलाज बीमारी जिनका अभी तक इलाज नहीं पाया जा सकता उसका इलाज कर सकते हैं। कृषि में भी हम इसको सुधार कर सकते हैं, कृषि में भी सुधार लाया जा सकता है इसी प्रकार ऐसी तकनीक यूज करके। लेकिन जो इसकी सुरक्षा है, अनैतिकता है और जो समानता से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर हमें कुछ नियम लागू करने चाहिए। खासकर ऐसे नियम लागू करने चाहिए कि भाई लोग ऐसी एडिटिंग ना करवाएं जो अगली पीढ़ियों को प्रभावित करे। ठीक है, अगर आपको ये जो बॉक्स पढ़ने हैं, जीन एडिटिंग की कुछ तकनीकें दी गई थी। सबसे पहले ये जेडएफएन यानी कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये एक तकनीक है जिसमें फोकल जो एंजाइम है वो डीएनए को काटता है तो कुछ नए हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, सभी में स्टिक अंशों को काटता है, यानी कि जो हमारी एडिटिंग करे वो बिल्कुल स्टिक जगह पर होगी। ये तकनीक आप कुछ काम भी नहीं आने वाली, कई बार पूछी भी नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ही एडवांस हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में पढ़ लेना है इस तकनीक के बारे में, गूगल से भी सर्च कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस हैं, आपको समझ नहीं आएंगी। फिर है जीन एडिटिंग क्रांति। जीन एडिटिंग की क्रांति का क्या मतलब, भाई जीन एडिटिंग का उपयोग किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं ये बताया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जो जीन एडिटिंग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइलाज बीमारी है उनका इलाज हम कर सकते हैं। कैंसर थेरेपी, क्योंकि हमारे कैंसर का हमारे पास इलाज नहीं था, जीन एडिटिंग का तकनीक का यूज करें हम कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं। जो हमारे जो कोशिकाएं जो कैंसर फैला रही है उसको हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कैंसर का इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इनमें हम जीन एडिटिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ सुर्खियाँ आ गई हैं। देखो आपकी वीडियो 1 घंटे तक की हो चुकी है, तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि इन सुर्खियों को हम अगली वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर आपसे देखा भी नहीं जाएगा, और ज़्यादा बड़े लेक्चर में जो आपकी एफिशिएंसी होती है, जो पढ़ने की क्षमता होती है, वो भी थोड़ी डाउन जा चुकी होती है, जिससे आपको समझ कम आता है। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक देख लिए हैं। इसके बाद में जो सुर्खियाँ हैं ये दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, वो कुछ 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ इस वीडियो को। हालांकि जो मई इस मंथ में जो टॉपिक हैं साइंस टेक के, ये थोड़े मुश्किल से हैं, आपको 1-2 बार रीडिंग लेनी है ताकि अच्छे से समझ आ पाए। दोस्तों, जो हमारा चैनल है वो उस पर सब्सक्राइबर थोड़े कम है, व्यूज़ हालांकि अच्छे आ रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था लगभग 300 प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, जो मैंने 10-15 दिन पहले इस चैनल को शुरुआत किया, आधा महीना हुआ है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो लाने में कमी क्यों हो रही है मेरे से, सबसे पहली बात तो मेरे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है भाई। लैपटॉप ही वो कई बार क्या करता है, वीडियो बना रहे हैं बीच में बैक मार गया, सारी वीडियो डिलीट हो गई। अब जो आज मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने आपके लिए 1 तारीख को बना दी थी। मैंने शेड्यूल भी डाल रखा था कि भाई 1 तारीख को मैं ये वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था बीच में क्या हो गया, माइक डिस्कनेक्ट हो गया और जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो बंद तो गई थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आती। तो इस वजह से मैंने दोबारा वीडियो बनाई है, 2-3 दिन मेरे को टाइम भी नहीं लगा, तो इस वजह से ये वीडियो लेट हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको चैनल को शेयर कर दिए, चैनल को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसकी जो सुर्खियाँ हैं वो एक अलग वीडियो में ला दूंगा मैं, कल ही या आज ही। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।